हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 16। जो हमारा चैप्टर 16 है वो क्या है? प्रकाश। आज हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि का एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर की अनेक वस्तुओं को देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते हुए पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा, तारों को भी देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही आप इस पृष्ठ पर छपे शब्दों को तथा वाक्यों को देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है? वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हो सकता है। आपने कक्षा 7वीं में सीखा था कि कोई पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? आइए ज्ञात करते हैं। परावर्तन के नियम। क्रियाकलाप 16.1। किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक शीट लगाइए। एक कंघा लीजिए और इसके बीच के एक दांते को छोड़कर सभी खुले स्थानों को बंद कर दीजिए। इस कार्य के लिए आप काले कागज की एक पट्टी प्रयोग कर सकते हैं। कंघे को कागज की शीट के लंबवत पकड़िए। एक टॉर्च की सहायता से कंघे के खुले स्थान पर एक ओर से प्रकाश डालिए। टॉर्च तथा कंघे के थोड़े से संयोजन के पश्चात आप कंघे की दूसरी ओर कागज की शीट अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। कंघे तथा टॉर्च को इस स्थिति में स्थिर रखिए। प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी आप क्या देखते हैं? अब हम जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है हमको? परावर्तन दर्शाने की व्यवस्था। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे प्रकाश पड़ा है, परावर्तित हो रही है। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक समकिरण किरण पुंज प्राप्त करना होता है तो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकिरण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग करते हैं। अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम किस आई से दर्शाते हैं? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण यानी आर कहते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए। इस क्रियाकलाप को आपतन कोण परिवर्तित करके कई बार दोहराइए। प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। ये क्या है? यहाँ पर परावर्तन कोण दिखाई दे रहा है और ये आपतन कोण दिखाई दे रहा है हमको। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसमें आप सारणी में लिख सकते हैं इसको। क्या आप आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध देखते हैं? क्या ये दोनों लगभग बराबर हैं? यदि यह क्रियाकलाप सावधानी पूर्वक किया जाए तो क्या देखा जा सकता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियम में से एक है। आइए परावर्तन से संबंधित एक क्रियाकलाप करते हैं। यदि मैं दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डालूं तो क्या होगा? क्रियाकलाप 16.2। क्रियाकलाप 16.1 को दोबारा कीजिए। इस बार किसी सख्त कागज की शीट अथवा चार्ट पेपर का उपयोग कीजिए। शीट मेज के किनारे से थोड़ी सी बाहर निकली होना चाहिए।
शीट के बाहर निकले भाग को बीच में से काटिए, परावर्तित किरण को देखिए, सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले भाग पर भी दिखाई दे। कागज के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। क्या आप अब भी परावर्तित किरण को देख पाते हैं? कागज को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाइए। क्या आप फिर से परावर्तित किरण को देख पाते हैं? इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जब मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो यह एक तल को निरूपित करती है। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी इसी तल में होते हैं। जब आप कागज को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं। उस तल पर भिन्न होता है जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थिति तब आप परावर्तित किरण नहीं देख पाते हैं। यह क्या निर्देशित करता है? यह दर्शाता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें ये सभी एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम है। पहेली तथा बूझो ने उपरोक्त क्रियाकलाप टॉर्च के स्थान पर सूर्य के प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग करके कक्ष के बाहर किया। आप भी प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य का प्रकाश उपयोग कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों को किरण वर्ण रेखा उपकरण का उपयोग करके भी किया जा सकता है। यह उपकरण राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रेक्षण परिषद NCERT द्वारा निर्मित किट में उपलब्ध है। बूझो को याद आया कि उसने कक्षा 7वीं में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। पहेली ने उससे उन लक्षणों का स्मरण करने के लिए पूछा। क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा? क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था? क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता था जितनी दूरी पर वस्तु के सामने रखा दर्पण था? क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में कुछ अधिक समझें। क्रियाकलाप 16.3 समतल दर्पण। PQ के सामने एक प्रकाश स्रोत O रखा है। दर्पण दो किरणें OA OC आपतित हो रही। क्या आप परावर्तित किरणों की दिशा ज्ञात कर सकते हैं? समतल दर्पण PQ के पृष्ठ के बिंदुओं A तथा C पर अभिलंब खींचिए, फिर बिंदु A तथा C पर परावर्तित किरणें खींचिए। आप इन किरणों को कैसे खींचेंगे? परावर्तित किरणों को क्रमशः A, B तथा C, D के रूप में निरूपित कीजिए। इन्हें आगे की ओर बढ़ाइए। क्या ये मिलती है? अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाइए। क्या अब ये मिलती है? यदि ये मिलती है तो इस बिंदु पर I अंकित कीजिए। क्या परावर्तित E पर किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु I से आती प्रतीत होगी, क्योंकि परिवर्तित किरणें वास्तव में I पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अनियमित पृष्ठ पर आपतित समांतर किरणें। अनियमित पृष्ठ पर परावर्तित किरणें, ये आपतित हो रही किरणें और ये क्या हो रही है? परावर्तित हो रही किरणें। जब सभी समांतर किरणें आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। नियमित तथा विस्तरित परावर्तन। क्रियाकलाप 16.4 कल्पना कीजिए कि चित्र 16.6 में दर्शाए अनुसार किसी अनियमित पृष्ठ पर समांतर किरणें आपतित होती है। याद रखें, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन के नियम मान्य हैं। विभिन्न वस्तुओं पर परावर्तित किरणों की रचना करने के लिए इन नियमों का उपयोग कीजिए। क्या ये परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हैं? आप पाएंगे कि ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, अनियमित पृष्ठ पर आपतित किरणें, ये आती हुई किरणें हैं और यहाँ पर ये अनियमित पृष्ठ पर परावर्तित। इनका परावर्तन देखो, ये सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में हो रहा है। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों को सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ये नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं।
जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं नियमित परावर्तन हमको दिखाई दे रहे हैं। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे पिंडों के नाम बता सकते हैं? कुछ अन्य पिंड जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि परावर्तित किरण किसी अन्य दर्पण पर आपतित हो तो क्या वे फिर भी परावर्तित हो सकती है? आइए ज्ञात करते हैं। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। स्मरण कीजिए, जब आप पिछली बार आप किसी केश प्रशासक के यहाँ गए थे, उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल कट चुकने के पश्चात उसने पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आपने सामने वाले दर्पण में यह देखा था कि आपके बाल कैसे कटे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाए थे? पहेली को याद आया कि कक्षा 6 में विस्तारित क्रियाकलाप के द्वारा उसने एक परिदर्शी बनाया था। परिदर्शी में 2 समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 2 दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधा नहीं देख पाते? परिदृश्यों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों, बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। बहुप्रतिबिंब। आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि 2 समतल दर्पणों का संयोजनों में उपयोग करें तो क्या होगा? आइए देखें। केश प्रशासक की दुकान पर दर्पण, यह हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्रियाकलाप 16.5। 2 समतल दर्पण लीजिए, उन्हें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि इनके किनारे आपस में मिल रहे हैं। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिए। आप अभी सिक्के के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? समकोण पर रखे समतल दर्पण में प्रतिबिंब, जैसे कि हम देख सकते हैं सिक्का और इसके कितने प्रतिबिंब हमको दिखाई दे रहे। आप टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री आदि पर जोड़िए। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों में एक दूसरे के समांतर खड़े कीजिए। देखिए आप मोमबत्ती के कितने प्रतीक बनते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, दर्पण और ये मोमबत्ती एक दूसरे के समांतर रखे समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंब। क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधक की दुकान पर अपने सिर के पीछे के भाग को कैसे देख पाते हैं? एक दूसरे के किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप में भांति भांति आकर्षण पैटर्न में बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयं भी एक कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं। बहुमूर्तिदर्शी क्रियाकलाप 16.6। कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां लीजिए। इन्हें चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे की गत्ते की एक डिस्क से बंद कीजिए, जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप बनाना। एक छिद्र बना हो। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े, रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखिए। ट्यूब के इस सिरों को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए।
आपका केलाइडोस्कोप तैयार है। अब जब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति पैटर्न दिखाई देते हैं। केलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रिय दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों की डिजाइन बनाने तथा कलाकार केलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। अपने खिलौनों को आकर्षक बनाने के लिए भी आप रंगीन कागज चिपका सकते हैं। सूर्य का प्रकाश श्वेत रंगीन। कक्षा 7वीं में आपने सीखा है कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यहाँ भी सीखा कि इसमें 7 रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं, इसी के लिए क्रियाकलाप करते हैं। हमारे नेत्रों की संरचना क्या है? हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनमें से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद है, यह कठोर होता है। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 16.7 देखते हैं। उपयुक्त साइज का एक समतल दर्पण लीजिए। इसे चित्र 16.13 के अनुसार कटोरी में रखिए। कटोरी में जल भरिए। इस व्यवस्था को किसी खिड़की के पास इस प्रकार रखिए कि दर्पण पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ सके। कटोरी की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि दर्पण से परावर्तित होने वाला प्रकाश किसी दीवार पर पड़े। यदि दीवार सफेद ना हो तो इस पर सफेद कागज की शीट चिपकाइए। परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई देंगे। आप इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे? दर्पण एवं जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म बनाते हैं। यह प्रकाश को इसके रंगों में विभक्त कर देता है, जैसा कि आपने कक्षा 7 में अध्ययन किया था। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने का प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। प्रकाश का विक्षेपण हम देख सकते हैं प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारी नेत्र, ताकि यह नेत्र आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्नियों के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं, जिसे परितारिक आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को पारितारिका से नियंत्रित किया जाता है। पारिका तंत्रिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम पारितंत्रिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। पारितंत्रिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए देखिए यह कैसे होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा मानव नेत्र है। पक्षमाभ पेशी, पारितंत्रिका, लेंस, कॉर्निया और ये प्रकाशित तंत्रिका और ये क्या रेटिना। चेतावनी, इस क्रियाकलाप के लिए कभी भी लेजर टॉर्च का प्रयोग ना करें। क्रियाकलाप 16.8 अपने मित्र की आंख में देखिए। पुतली के साइज का अवलोकन कीजिए। एक टॉर्च में उसकी आंख पर प्रकाश डालिए। अब पुतली का अवलोकन कीजिए। टॉर्च को बंद कीजिए तथा उसकी पुतली का एक बार पुनः अवलोकन करिए। क्या आप पुतली के साइज में कोई परिवर्तन देख पाते हैं? किस स्थिति में पुतली बड़ी थी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? किस स्थिति में आपको आंख में अधिक प्रकाश भेजने की आवश्यकता है? मंद प्रकाश में या तीव्र प्रकाश है? पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। जिस प्रकार लेंस केंद्र पर मोटा होता है, स्मरण करिए कक्षा 7वीं में लेंसों के बारे में क्या पढ़ा है। लेंस प्रकाश को आंखों के पीछे एक परत फोकसित करता है। इस परत को रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 16.9
किसी कागज की शीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस बनाइए। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। कागज की शीट को नेत्र की भुजा की दूरी पर पकड़े रखिए। अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए। अपने मित्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए शीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाइए। क्या आप देखते हैं क्या लोग गोल चिन्ह शीट के किसी दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है। अब अपना दायां नेत्र बंद कीजिए। अब गोल चिन्ह पर देखते हुए उपरोक्त क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या इस बार क्रॉस अदृश्य हो जाता है। क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर उसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता। अंध बिंदु दिखाना। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेता है परंतु ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकेंड पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकेंड में 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है। क्रियाकलाप 16.10 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। चित्र 16.16 में दर्शाए अनुसार इसमें 2 छिद्र बनाइए। इन छिद्रों में एक धागा पिरोइए। गत्ते के एक और एक पिंजरा तथा दूसरी ओर एक पक्षी बनाइए। इनके चित्र चिपकाइए। मरोड़ कर उसमें ऐंठन डालिए। जब धागे के दोनों सिरों को खींचिए ताकि धागे की ऐंठन खुले वह गत्ता तेजी से घूमने लगे। गत्ते के घूमते समय क्या आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं पिंजरे में पक्षी। गत्ते की दूसरी ओर की सतह गत्ते के सामने की सतह। हम जो चलचित्र देखते हैं यह वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम पर्दे पर प्रेक्षण है। उन्हें नेत्र सामने प्रिया 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक दर से परावर्तित होते दिखाई देते। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। नेत्रों की भारी वस्तुओं में प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान किए। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती है। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता से देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है वह आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधले हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है। कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को सरल एवं सुरक्षित बना दिया है। नेत्रों की देखभाल। यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। यदि कोई समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच कराइए। यदि परामर्श दिया गया है तो उस उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। आप पर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। क्या आप जानते हैं जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से उसकी ओर आता है तब भी उसे पता लग जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो शास्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं। यह केवल सामने और पार्श्वों में ही नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकती है। उल्लू रात की भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे चील गरुड़ दिन में अच्छी तरह देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती है तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शलाकाएं कम होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं
तितली के नेत्र, ये तितली के नेत्र हमको दिखाई दे रहे। यह पीछे का भी देख सकती है, हमने भी पढ़ा है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। अपने नेत्र को कभी भी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाइए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए। कक्षा 6ठी में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव हो तो उससे नेत्रों को क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें सबसे अधिक सामान्य है रतौंधी। इसके लिए हमें आहार में विटामिन ए युक्त अवयव को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जियां जैसे पालक तथा कोड लिवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता विटामिन ए से भरपूर होते हैं। चाक्षु विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित होते हैं चाक्षुषी दृष्टि से संबंधित अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी, किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकता है। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशित साधन तथा प्रकाशित साधन। अप्रकाशित साधनों में चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके, श्रवण साधन श्रवण की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित है। चाक्षुष साधन सबको आवर्धित कर सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन जिनमें ब्रेल, लेखन, पाटी, सलाका सम्मिलित है, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। श्रवण साधनों में कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें तथा ऐसे अन्य सामान सम्मिलित है। बोलने वाले कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध है जिनसे अनेक संगणना कार्य किए जा सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविजन में एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित विपर्यास, कॉन्ट्रास्ट तथा प्रदीप्त के साथ आवर्धित करता है। आजकल श्रवण सीडी तथा कंप्यूटर के साथ वाक्य यंत्र भी वांछित विषय को सुनने तथा लिखने में अत्यधिक सहायक है। प्रकाशित साधनों में द्विफोक्सी लेंस, संस्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीनी साधन सम्मिलित है, जबकि लेंसों के संयोजन में चाक्षुष सीमाबंद संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीनी साधन चौक बोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेल पद्धति क्या है। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है ब्रेल कहलाता है। लुई ब्रेल जो स्वयं एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, न चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 में प्रकाशित भी किया। ये यहाँ पर क्या है, लुई ब्रेल। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं में गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छापे। प्रत्येक छाप एक अक्षर है। अक्षरों के समुच्चय सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति पंक्ति में 3 बिंदु है। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को परिदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कैपिटल लेटर को किससे यहाँ पर देखो दर्शाया गया है, CAT कैट एंड कोमा यहाँ पर हम देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले बिंदुकित पैटर्न का उदाहरण हमको दिया गया है। इन पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है।
अब हम आगे देखते हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजनों को पहचानता है। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां मुद्रण मशीनें विकसित की गई है। अब हम देखते हैं कुछ चाक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्रदान करने का श्रेय दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिए हैं। जन्म से पूर्णतः चाक्षुष विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद में से अपने संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया। श्री लाल अडवाणी जो स्वयं चाक्षुष विकृति युक्त थे, न भारत के विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका की एक लेखिका, एक प्राध्यापिका हेलन ए केलर संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुष विकृति युक्त महिला है। 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। स्टोरी ऑफ माई लाइफ सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। यह हेलन ए केलर है। अब हम आगे देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा और इसमें कौन कौन से प्रमुख शब्द हैं, जैसे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, अंध बिंदु, ब्रेल, शंकु, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया, विसरित अनियमित परावर्तन, आपतित किरण, पारितारिका किरण, आइरिस या बहुमूर्ति दर्शाई, केलाइडोस्कोप, पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन के नियम, पुतली, परावर्तित किरणें, परावर्तन, नियमित परावर्तन, दृष्टिपटल, रेटिना और शलाकाएं। ये सारे यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द हैं। अब हम आगे देखते हैं आपने क्या सीखा। जब प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है, जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है। विसरित या अनियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण केलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने के विक्षेपण कहते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग है कॉर्निया, स्वच्छ मंडल, आइरिस, पारितारिका, पुतली, लेंस, रेटिना, दृष्टिपटल तथा दृक तंत्रिकाएं। सामान्य नेत्र में समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।